हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पद के पाठ 6 चंपा काले काले चर नहीं चीनती इसको पढ़ाएंगे। इस कविता के कवि हैं त्रिलोचन। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह है। इस पाठ में कवि ने अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया है, जो एक ओर शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है, कलकत्ते पर वज्र गिरे। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवन को प्रकट करती है। यह इस कविता का केंद्रीय भाव है। अब इस कविता के का जो सारांश है बच्चों, अब इसे सुन लीजिए। त्रिलोचन द्वारा रचित चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती कविता लोक भावना से जुड़ी है। सुंदर नामक एक ग्वाला की लड़की चंपा ठेठ अनपढ़ है। वह पशु चराती है। उसे काले अक्षरों में छिपे स्वरों का को सुन करके उन आश्चर्य होता है। उसे काले अक्षरों में छिपे स्वरों को सुन करके आश्चर्य होता है। वह लेखक के साथ शरारत करते हुए कभी उसकी कलम चुरा लेती है, कभी कागज गायब कर देती है। वह लेखक को दिन भर कागज गोदते रहने पर शिकायत भी करती है। लेखक उसे समझाता है कि वह भी पढ़ना लिखना सीख ले। गांधी बाबा भी यही चाहते हैं, परंतु चंपा पढ़ने लिखने से मना करती है। लेखक उसे समझाता है कि जब उसकी शादी हो जाएगी और उसका बालम माने पति कलकत्ता चला जाएगा, तब वह उसे पत्र कैसे लिखेगी। इस पर चंपा कहती है कि आग लगे कलकत्ते को, उसमें बिजली गिर जाए, है ना, वह नाश हो जाए उसका। वह तो अपने पहले तो शादी नहीं कराएगी, और अगर वह शादी हो जाएगी तो वह अपने बालम को अर्थात अपने पति को अपने हमेशा साथ रखेगी। वह अपने पति को कलकत्ता कभी नहीं जाने देगी। तो इस तरीके से ये कविता का सारांश है। तो जैसे कि इसमें सबसे पहले हम कविता का पहला जो अंश पढ़ते हैं। कब चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। तो चिन्हती का मतलब बच्चों होता है पहचानती है। अचरज होना मतलब हैरान होना, और चिन्हों मतलब चिन्हों से मतलब निशानों से। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप इस बात को समझ जाइए कि चंपा कौन है। चंपा क्या है? गांव की अनपढ़ बालिका है, और उसे पढ़ाई लिखाई के अक्षर जो है माने काले अक्षर दिखाई देते हैं। माने वहाँ पर क्या है, पढ़ाई लिखाई के अक्षर वहाँ पर उसे व्यर्थ समझ में आता है, बेकार की बातें लगती हैं। अब चंपा को किस बात पर अचंभा होता है, यहाँ पर इस बात पर ध्यान दीजिए। तो जब कभी अक्षरों को पढ़ता है तो उसमें क्या है, देखिए कोई भी रीडिंग हम करते हैं ना, तो उन वही अक्षर तो काले हैं सभी, ब्लैक कलर के अक्षर हों, लेकिन क्या है जब रीडिंग करें तो अलग अलग उसमें क्या अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम रीडिंग करेंगे, है ना, तो उसमें आवाज़ निकलेगी। तो उसे अचंभा होता है कि ये कैसे पढ़ करके कैसी आवाज़ निकाल रहे हैं। तो काले अक्षरों में कैसे ये स्वर निकल रहे हैं, कैसे स्वर समाये हुए हैं,
ये सब बातें सुनकर के अचंभा होता है। वह शरारती भी है ना, परेशान भी करती है। तो कवि कहता है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। आप लोगों से ये लास्ट में पूछा भी जाएगा कि भाई अक्षरों को काला क्यों कहा गया है ना। तो एक पहला प्रश्न ये भी आता है ना कि यहाँ पर क्या है, अक्षरों को काला क्यों कहा गया है। भाई अक्षर तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे क्या प्रिंटिंग क्या होती है, किस कलर में होती है, भाई काले रंग की होगी, है ना। उसमें क्या है, चूंकि अनपढ़ व्यक्ति के लिए सभी अक्षर क्या है, काले अक्षर ही भैंस बराबर कहा ही जाता है ना, लोकोक्ति है। तो यहाँ पर क्या है, लेख यहाँ पर चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। और कवि कहता है कि जब मैं पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है। चीनने का मतलब महत्व नहीं समझती। यहाँ पर कवि कहता है कि चंपा जो कि सुंदर ग्वाला की लड़की है, वह क्या है, अक्षरों का उसे ज्ञान नहीं है, अक्षरों का उसे महत्व नहीं है ना। उसके लिए तो एक अक्षर क्या है, काले काले धब्बे के सिवाय और कुछ भी नहीं। कहने का आशय ये है, जब मैं पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है। कवि कहता है कि जब वह पुस्तक पढ़ने लगते हैं तो चंपा उसके पास आ जाती है और खड़े खड़े वह उसके पास खड़े होकर के सुनने लगती है। लेखक कहता है कि जब मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो वह बहुत हैरान हो जाती है। उसको लगता है कि इन काले काले जो चिन्ह है ना, इस पे कैसे आवाज़, तरह तरह की आवाज़ निकल रही है। ठीक है, मतलब वह अक्षरों का महत्व समझती ही नहीं, समझ ही नहीं पाती है। तो यहाँ पर क्या है, ये कि काले काले अक्षर से यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होगा बच्चों। ठीक है, उसी बात को क्या बार बार रिपीट किया गया है। तो आगे इसमें ग्रामीण वातावरण का चित्रण किया गया है। फिर आगे देखिए कि सुंदर चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपाए को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। और जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान हो जाता हूँ। तो यहाँ पर ग्वाला मतलब गाय चराने वाले को ग्वाला कहते हैं, यादव अहीर जिसे बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, वो क्या है, वही ग्वाला है, चरवाहा जैसे। चौपाया, चौपाया मीन्स चार पांव वाले पशु, गाय हो गए, भैंस हो गए इत्यादि। ठीक है, चरवाही करने करने का मतलब है चराने का काम करना। चंचल मतलब शरारती, नटखट मतलब भी शरारती होता है, माने यहाँ पर विनोद करने वाली होती है जिसे उसे नटखट कहते हैं, मनोरंजन करने वाले। ऊधम करना मतलब शरारत करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कवि कहता है कि चंपा क्या है, एक सुंदर नामक ग्वाले की बेटी है। और सुंदर क्या है कि घर में उसका पेशा क्या है, वही सीधी सी बात है, ग्वाला है तो पशुओं को पालन, पशुपालन ही उसका पेशा है। तो सुंदर पेशे से ग्वाला है, उसके पास गाय भैंसे हैं। और चंपा क्या करती है, उन गाय भैंसों को चराने का काम करती है, चरवाही का काम करती है। कभी आगे कहता है कि चंपा अच्छी है, उसका स्वभाव तो अच्छा है, चंचल है, शरारती बच्चे है तो बच्चे में नटखटपन तो होगा ही। ठीक है, चंचल है, कभी कभी शैतानियां भी करती है ना। और क्या है, क्या करती है वो, वह कवि की कलम को चुरा करके छिपा देती है। कभी उसको क्या ढूंढते ढूंढते गायब क्या परेशान हो जाता है। जैसे तैसे वह कलम को ढूंढ करके और लाता भी है तो देखता है कि उसकी शीट्स में से, उसकी टेबल में से क्या है, कागज ही गायब हो गया। अब मैंने चंपा ने अब कागज को छिपा दिया। इस प्रकार से चंपा जो तो नटखट शरारतें लेखक के साथ में करती है और लेखक को काफी परेशान करती है। आगे
कवि के कवि जो है को काफ़ी परेशान करती है, लेखक नहीं कवि को। हैं? तो यहाँ पर क्या है, कवि की कलम को चुरा लेते हैं और क्या, फिर बाद में कवि को जो कलम ढूँढ लिया तो कागज़ के छिपा देती है, तो कवि क्या काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है कि चंपा जो है का स्वभाव कैसा है, तो ये बताया गया है कि चंपा क्या है, स्वभाव से नटखट है ना, शरारती है, चंचल है, हुँ, ऊधम करती है। फिर है कवि चंपा के किस स्वभाव के कारण से परेशान हो जाता है, तो जब चंपा क्या है उसके कवि की कलम और जो तो उसके कागज को छिपा देती है, तब उससे परेशानी होती है। ठीक है, अब आगे बात आती है, चंपा कहती है, ठीक है, चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। तो बच्चों इसमें से क्या है, कवि ने यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि चंपा कहती है। अब चंपा को कवि से शिकायत है, किस बात से शिकायत है? ठीक है, तो शिकायती भरे अंदाज में वह कवि से कहती है कि तुम जो अंकल कहकर जो भी कहकर के संबोधित करते हो, कि ये आप ये बताइए सबसे पहले, हैं, कि आप जो है तो क्या है, दिन भर जो इन कागजों पर क्या लिखा पढ़ा करते हैं, गोदा गादी क्यों करते रहते हैं? या कोई का ये अच्छा सा काम है क्या जो दिन भर गोदा गादी करते रहते हैं आप? हम्म, है ना, वह जो तो वहां पर कहते हैं कि तुम कागज को ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है ना? यह सुन करके कभी कहते हैं कि मैं मुझे हंसी आ जाती है, और मैं जब हंस देता हूँ तो चंपा क्या है, यहाँ पर वो अज्ञानता के चलते चलाते क्या उसे कुछ ऐसा महसूस करती है, फील करती है कि शायद उसने गलत कुछ बोल दिया, तो वह क्या है, कवि के हंसने पर वो चुप हो जाती है। ठीक है, और वो क्या चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। एक दिन की बात कवि यहाँ पर आगे बता रहे हैं। एक दिन चंपा कवि के पास आती है और कवि उससे कहते हैं, यह चंपा तुम भी पढ़ना लिखना सीख जाओ, तुम भी पढ़ लिख लो, है ना, तुम भी पढ़ लो, क्योंकि क्या पढ़ाई क्या करेगी, हारे गाढ़े काम सरेगा। जब तुम पढ़ लिख लोगी तो क्या है, कठिनाइयों के समय पर क्या ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे काम में आएगी। गांधी बाबा की इच्छा है, महात्मा गांधी जो है वो ये चाहते हैं कि क्या है, कि हर कोई पढ़ना लिखना सीख जाए। ठीक है, तो इसके बाद आगे जो है, चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, आगे चंपा ने क्या कह दिया कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम भी तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसी बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। वो कहते हैं कि क्या, देखिए, है ना, चंपा कहती है कि कवि से कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना लिखना। और क्या तुम क्या कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, है ना, अगर वो क्या है, अच्छे आदमी हैं, तो जब वो अच्छे आदमी हैं तो पढ़ने लिखने की बात क्यों करेंगे? और अगर पढ़ने लिखने की बात कर रहे हैं तो मतलब अच्छा आदमी नहीं है वो। चंपा कहती है, मैं पढ़ाई लिखाई को अच्छा नहीं मानती हूँ और इसलिए मैं नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगी।
तो देखिए यहाँ पर चंपा जो है तो कागज गोदने के बारे में उसकी क्या राय है। तो यहाँ पर चंपा जो है तो कागज गोदने को बेकार का काम मानती है, लिखाई पढ़ाई को बेकार का काम मानती है ना, उसे बुरा मानती है वो। तभी वो तो पूछते हैं कि ये क्यों ऐसा करते हैं आप। पूछते हैं क्या ये अच्छा काम कर रहे हैं क्या आप, जो गोदा गादी दिन भर करते रहते हैं। फिर कवि जो है तो चंपा को समझाने के लिए गांधी बाबा का नाम क्यों लेता है। तो देखिए उन दिनों क्या है, गांव में क्या है, गांधी जी का काफी नाम था, सभी लोग गांधी जी का सम्मान करते थे। इसलिए क्या है, सभी लोग जानते थे गांधी जी को, इसलिए क्या है, कवि ने शायद उस गांधी जी का नाम जो तो लेकर के उसे पढ़ने लिखने की बात कर करके उसे प्रेरित करने की कोशिश की। तो यहाँ पर क्या है, अगला है कि कवि चंपा को क्या कह करके पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो दो चीजें कही कि देखो गांधी बाबा जी चाहते हैं कि सभी पढ़े लिखें, और दूसरी बात क्या, पढ़ाई लिखाई क्या मुसीबत के समय पर काम आएगी। चंपा गांधी जी की महानता पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाती है। देखिए चंपा पढ़ाई लिखाई के विरोध में है, और वे कवि को कहती हैं कि अगर, है ना, गांधी जी अगर पढ़ाई लिखे समर्थक में है, समर्थन कर रहे हैं, तो मतलब अच्छे आदमी नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है, उनकी महानता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि अगर वो अच्छे आदमी है तो पढ़ाई लिखाई की बात ही नहीं करेंगे, और अगर पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं तो अच्छे आदमी नहीं होंगे वो। ये बातें हैं। आगे है, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कभी कहता है कि मैंने कहा कि देखो चंपा, पढ़ाई लिखाई कर लेनी अच्छी बात है, क्योंकि ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। जब तुम्हारी शादी होगी, ब्याह होगा, तो तुम गौने जाओगी, ससुराल जाओगी ना। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। जब तुम्हारा बालम पति तुम्हारे साथ में रह करके और कुछ दिनों बाद कहाँ चला जाएगा, कलकत्ता, कोलकाता कमाने चला जाएगा। तो मालूम है चंपा, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, वह कलकत्ता बहुत दूर है, तुम्हारा पति कलकत्ता चला जाएगा, कलकत्ता यहाँ से बहुत दूर है। तब क्या करोगी, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो बताओ चंपा, जब तुम्हारा पति कहाँ कलकत्ता में रहेगा, तो उसे कोई संदेशा भेजना है तो कैसे भेजोगी, या कि वो कोई संदेशा भेजेगा, चिट्ठियाँ भेजेगा तुम्हें, है ना। तो जब चिट्ठियाँ भेजेगा, पत्र भेजेगा, तो उसे कैसे पढ़ पाओगी जब तुम अनपढ़ रहोगी। इसलिए चंपा क्या है, पढ़ाई लिखाई कर लेना बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए क्या है, पढ़ लिख लोगी तो क्या, तुम अपने पति को पत्र वहाँ पर पत्राचार कर सकोगी, है ना, उसकी चिट्ठियाँ पढ़ सकोगी और उनको चिट्ठी भेज सकोगी। देखिए यहाँ पर कवि ने चंपा को पढ़ाई लिखाई के कौन कौन से लाभ गिनाए। तो कवि ने, है ना, चंपा को पढ़ाई लिखाई के लिए जो ये बताया कि वह पढ़ लिख करके अपने पति के संदेशों को, मतलब संदेशा भेज सकती है, और वह दूसरा क्या, अपने पति के प्रेम पत्रों को पढ़ सकती है। दूसरी बात है, कवि ने नारी मनोविज्ञान का सहारा लिया है, ये सिद्ध कीजिए। तो देखिए कवि जानता है कि नारी को सबसे अधिक खुशी और प्रेरणा क्या अपने पति के नाम से मिलती है। तो पति को पत्र लिखना और उसका पत्र जो तो पढ़ना उसके लिए सबसे अधिक रोमांचक होता है। इसलिए कवि इसी युक्ति का सहारा लेकर के और चंपा को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, आगे है, चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। तो इसमें आगे कवि कहता है कि चंपा लेख जो तो कवि
की बातों को झूठा बताते हुए कहती है कि हाय राम। चंपा क्या बोलते कि हाय राम, है ना, तुम कितने झूठे हो। कभी कब पर ही कह देते कि तुम झूठे हो। हे राम, कितने झूठे हो, कितने झूठी बातें करते हो। पढ़ लिख कर के भी तुम क्या है, तुम भी से जो तो साथ में क्या है, पढ़ लिख कर भी इतने झूठे हो। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आप इतने झूठे हो, इतनी छल कपट की बातें करते हो, है ना। पहली बात तो क्या है, मैं तुम्हारी बात क्या है, मैं तो ब्याह कभी ना करूं। पहली बात तो मैं क्या है, शादी ही नहीं कराऊंगी, है ना। और इसमें क्या है, अगर शादी हो भी गई, है ना, विवाह तो पहले विवाह ही नहीं कराऊंगी, अगर विवाह हो भी गया तो क्या है, अपने पति को अपने पास रखूंगी, उसे कभी भी कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे कलकत्ते पर वज्र गिर जाए, गाज गिर जाए, बिजली गिर जाए, उसका सत्यानाश हो जाए। तो इस तरीके से कवि को जो तो चंपा कवि को झूठा होने का आरोप क्यों लगाती है। तो देखिए, चंपा कवि को यानी किसी बात पर जो तो उत्तर नहीं दे पाते हैं। चंपा जो कवि की किसी बात का उत्तर नहीं दे पाती है ना, और क्या, निरुत्तर हो जाने पर वह भी क्या, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहती, इसलिए वह क्या है, यही कह देती है कि तुम झूठे हो। वह पढ़ने लिखने के लाभों को की काट किस प्रकार करती है चंपा। तो चंपा पढ़ाई लिखाई के लाभों का विरोध कर ऐसे करते हैं, देखिए कि कवि एकदम झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि वो शादी कराएगी ही नहीं। जब शादी नहीं कराएगी तो उसके बालम के पत्र पढ़ने और लिखने की बात ही जरूरत ही नहीं होगी। तीसरी बात क्या है कि कहते अगर मेरी शादी हो भी गई तो मैं क्या अपने पति को अपने साथ रखूंगी, और जब मैं अपने पति को अपने साथ रखूंगी तो चिट्ठी पत्री की कोई बात ही नहीं रही। अगला है, चंपा अपने बालम के बारे में क्या कल्पना करती है। तो चंपा अपने बालम के बारे में कहती है कि सदा वह उसे अपने पास रखेगी, वह उससे कभी भी दूर नहीं जाने देगी, और खास तौर पर वो कलकत्ता तो कभी नहीं जाने देगी। अगला क्वेश्चन है, चंपा कलकत्ते पर वज्र गिरने की बात क्यों करती है। तो देखिए, चंपा को कलकत्ते पर इसलिए गुस्सा आती है क्योंकि कलकत्ता क्या है, उसके घर को तोड़ने वाला है। भाई सीधी सी बात, वो कल ये नहीं जानती कि कलकत्ता महानगर है, वहाँ क्या है, चकाचौंध है कि क्या कैसा, चूंकि अनपढ़ है, कलकत्ता के बारे में उसको क्या है, जानकारी तो है नहीं। बस उसे ये है कि भाई कलकत्ता क्या है, उसके घर को तोड़ने वाला है ना। कलकत्ता ऐसी जगह है जहाँ पर उसका पति जो है तो जाएगा और उससे वो दूर हो जाएगी, इसलिए क्या है, उसे क्या है, कलकत्ता का नाम सुनते ही गुस्सा आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे, है ना। ठीक है, तो देखिए इसमें से चंपा नहीं चाहती कि उसकी शादी के बाद उसका पति जो तो धन कमाने के लिए कलकत्ता जाए। कलकत्ता उसके परिवार को तोड़ने वाला है, ठीक है, उसके पति से उसे अलग करने वाला है, और वह ऐसे कलकत्ते को नहीं सहन कर सकती है जो उसके घर को तोड़े, जो उसके पति को उससे दूर रखे, इसलिए वह कहती है कि कलकत्ता पर वज्र गिर जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। देखिए, तो इसमें क्या है, चंपा ने दो बातें सुन रखी हैं कि पढ़ना लिखनी बुरी बात है और गांधी बाबा अच्छे मनुष्य हैं। इस कारण से वो क्या है, उसे विश्वास नहीं हो पाता कि गांधी बाबा जो अगर अच्छे आदमी हैं तो पढ़ने लिखने की बात यानी बुरी बात वो कैसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो कवि ने चंपा की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है भोलापन, दूसरा है शरारती स्वभाव, तीसरा मुखर स्वभाव, मन की बात को बिना छिपाए सीधे मुंह पर कहना, चौथा है आत्मीयता, परिवार के साथ मिलकर के रहने की भावना, और चौथा है विद्रोही।
कष्ट देने वालों के प्रति खुला विरोध करना। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ है कि आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो हमारे विचार में चंपा के मन में यह बात बैठी हुई है कि पढ़े लिखे लोग अच्छे मनुष्य नहीं होते हैं। वे चालाकी होते हैं, चालाक होते हैं, उनमें घमंड होता है, उनमें कपट होता है। ठीक है। तो क्या होता है, प्रायः जो ये लोग क्या अनपढ़ों को के गवार समझ करके छोड़ दिए जाते हैं। इस कारण से उनमें के मन में भी क्या है, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वह पढ़ लिख करके कपटी नहीं बनेगी। आफ्टर देन कविता के आसपास की बातों को अगर हम देखें तो यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसी बातें करती। देखिए, अगर चंपा पढ़ी लिखी होती तो उसे क्या है, योग्यता के लिए क्या है, उचित सम्मान देती उनकी, और वह अपने से बड़े से प्रेम सम्मान के साथ विनम्रता के साथ बात करती, और क्या है, उस उनकी बातों से विरोध नहीं, श्रद्धा भावना जो तो टपकती, और वो क्या है, उनका सम्मान करती। इसके बाद क्या है, इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किन विडंबनात्मक जो स्थिति का वर्णन हुआ है। तो इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की जो है अनपढ़, अज्ञानता, और उनके जो तो पति से उन्हें दूर रहने के लिए विवश होने का वर्णन किया गया है। माने जो अनपढ़ हैं और उनके गांव में रोजगार नहीं है, अतः उनके पति जो हैं को रोजगार की तलाश के लिए कलकत्ता जैसे महानगरों में जाना पड़ता है। ठीक है। और यह कैसी विडंबना है कि देखिए, पति अपनी पत्नी से दूर भी है, और उनके क्या संदेशा भी उनको नहीं मिल पाता है, चिट्ठी पत्री भी वो नहीं लिख पाते हैं, और वो क्या है, घुट घुट करके दोनों क्या है, दूर रह करके वियोग में जीते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद अगला फोर्थ देखिए, इसी में से संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है। ठीक है, अपनी कल्पना कीजिए। देखिए, अनपढ़ लड़की है, उसको अनेक मानसिक विपत्तियों से गुजरना पड़ता है। वह अपने परिवार और पद से दूर रहने पर बेबस हो जाती है। वह ना तो पत्र लिख करके अपने माता पिता या पति को हाल चाल दे सकती है, और ना ही चिट्ठी जो तो पढ़ करके उनके हाल चाल को समझ सकती है। ठीक है। और यदि वह किसी और से भी चिट्ठी लिखवाती है और या कि पढ़वाती है, तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो क्या है, उनके मन की सारी प्रेम भरी बातें और क्या है, वियोग के दुख को वो क्या नहीं बतला सकती है। अकेले में उसकी जो तो सबसे बड़ी पीड़ा तो अकेलापन को लेकर होती है, और वह उसे जो तो अन्य किसी से के साथ में बांट नहीं सकती है, इसलिए उसके मन की सारी बातें जो होती हैं उसके मन में ही रह जाती हैं, और इस प्रकार वह अपने पति की प्रेम भरी चिट्ठी भी जो तो किसी दूसरे से पढ़वाने में संकोच करती है। ठीक है। और इस तरीके से कुछ स्त्रियां जो तो इस कारण से बिल्कुल अकेली हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम जो तो अगला वीडियो, अगले लेसन का वीडियो बाद में डालेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर करके आइए। थैंक्स।